ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों। ठीक है, तो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों ने जीडीपी पढ़ लिया है। जीडीपी हम लोगों ने पढ़ लिया था, और जीडीपी के और क्या क्या वेरिएंट्स होते हैं, लाइक जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी वगैरह जितनी भी सब चीजें थी, ये सब हम लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक है, अब आज वाली क्लास में हम लोग समझेंगे कि इनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, मतलब हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे पहले हम लोगों ने समझा था कि भाई नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। वन इज वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जिसको हम इनकम मेथड कहते हैं, एंड द थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड, इसको हम इनकम मेथड भी कहते हैं। थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, सो वी हैव 3 methods of calculating GDP या national income. First is value added method, second is distribution or income method, and third is we have expenditure method. ठीक है, अब तीनों मेथड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हम वैल्यू एडेड मेथड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, पहला हेडिंग दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग डिटेल में आज वाली क्लास में समझेंगे। कैसे कैसे करते हैं, कौन इसको कैलकुलेट करता है, क्या करता है। ठीक, उससे पहले आप लोगों को, अब मुझे लगता नहीं कि क्योंकि लास्ट वाली क्लास में आप लोगों ने समझ लिया था, तो इस वाली क्लास में मुझे लगता नहीं कि दोबारा बताने की जरूरत है। तो 3 मेथड क्यों हम लोग इनकम को कैलकुलेट करने के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमने फ्लो चार्ट लास्ट वाली क्लास में समझा, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने देखा देयर कुड बी अ वैल्यू एडेड मेथड, जिसको प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन या इनकम मेथड, एंड थर्ड वन इज वी हैव आर एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहला है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में का मतलब क्या है, तो वैल्यू एडेड में जीडीपी का मतलब हो गया कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका जो भी फाइनल वैल्यू है, जितनी भी कंट्री में क्या क्या है गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनका जो फाइनल वैल्यू है वो हम वैल्यू एडेड मेथड में कैलकुलेट करते हैं। अब ये फाइनल वैल्यू क्या होता है, इंटरमीडिएट वैल्यू क्या होता है, ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझ लिया था, लेकिन फिर से आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने क्या कहा कि हम लोग पूरे देश भर में जितनी भी क्वांटिटी, जितनी भी कमोडिटीज बन रही है, जितनी भी सर्विसेज बन रही है, उनके फाइनल वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सबसे पहले किसान है, उसने खेत में गेहूं उगाया, किसान ने खेत में गेहूं उगाया, ये गेहूं वो कट्टे में भर करके ले गया और उसने ये गेहूं 600 रुपए में बेच दिए, किसको, मिल वाले। ठीक है, ध्यान देना, किसान ने गेहूं उगाया और 600 रुपए में मिल वाले को बेच दिया। किसान के लिए तो ये सेल हो गई, लेकिन मिल वाले के लिए, जो इससे गेहूं से आटा बनाया है, उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए तो ये इंटरमीडिएट है, उसके लिए तो ये रॉ मटेरियल है, क्योंकि उसको आटा बनाना है इससे। तो मिल वाले ने अब क्या करा कि मिल वाले ने, फैक्ट्री वाला जो है, उसने इस गेहूं को 600 रुपए का उसने खरीदा, उसको
मशीन में डाला और वो जो भी करना था ग्राइंड वगैरह करके उसने इसमें बनाया इसको आटा, और 800 रुपए में ये आटा बना करके बेच दिया किसको? ब्रेड कंपनी। कितने में बेच दिया? 600 रुपए का मिल में जो उसको गेहूं पड़ा था उसने उसको रिफाइन करके उसको ग्राइंड करके 800 रुपए में ब्रेड कंपनी को बेच दिया। अगेन ब्रेड कंपनी को तो 800 रुपए में पड़ा है, लेकिन उसके लिए तो ये रॉ मटेरियल है भाई, इसके लिए ये फाइनल था, इसके लिए रॉ मटेरियल है। अब ब्रेड कंपनी मान लो ब्रिटानिया है, तो ब्रिटानिया को ने 800 रुपए में ये लिया, 200 रुपए इसमें और लगाए और 1000 रुपए का ये ब्रेड बना करके शॉपकीपर को बेच दिया। अगेन इसके लिए तो ये फाइनल वैल्यू है, लेकिन शॉपकीपर के लिए तो ये इंटरमीडिएट है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? शॉपकीपर ने भी अगेन इसमें 100 रुपए का अपना प्रॉफिट जोड़ करके 1100 रुपए में किसको बेच दिया? फाइनल कंज्यूमर को बेच दिया। एक अगर हम प्रोसेस समझें तो खेत से गेहूं निकला, मिल वाले के पास गया, मिल वाले से वो ब्रेड वाले के पास गया, ब्रेड वाले से शॉपकीपर के पास गया और शॉपकीपर से फाइनली कंज्यूमर के पास गया, और कंज्यूमर ने उसके लिए कितने पे दिए? 1100 रुपए। अब अगर आप समझेंगे फाइनल जो ब्रेड की वैल्यू है वो कितनी है? वो 1100 है। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे? तो क्या हम वो 1100 लेंगे या इन सब वैल्यूज को लेंगे? अगर हम सबकी फाइनल वैल्यू को लेने लगे तो 600 किसान की थी, 800 में मिल वाले ने बेचा, 1000 में ये इधर ब्रेड कंपनी को पड़ा और फिर 1100 में कंज्यूमर को बेच दिया। इन सबको अगर प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 2100, 8, 2900 और 6, 3500। इट विल कम अराउंड 3500। तो ये 3500 रुपए का तो नहीं आया ब्रेड। फाइनल ब्रेड कितने का है? 1100 का ब्रेड पड़ा। आए समझ में? तो इसमें से हमको मतलब क्या हो गया? अगर हम 3500 लेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? हम डबल काउंटिंग कर रहे हैं। डबल काउंटिंग का मतलब क्या है कि भाई इस आटे में इस 800 रुपए में ये 600 भी इंक्लूडेड है, फिर इस 1000 रुपए में ये 800 भी इंक्लूडेड है और इस 1100 में ये 1000 रुपए भी इंक्लूडेड है। मतलब हम डबल काउंटिंग कर रहे हैं। तो हमें किससे बचना है? डबल काउंटिंग से बचना है। हमें कौन सी वैल्यू लेनी है? अब इसके लिए हम क्या करेंगे? या तो फाइनल वैल्यू लेंगे, या अगर फाइनल वैल्यू नहीं ले रहे हैं तो हम क्या लेंगे? जो भी हर स्टेज पे जो वैल्यू एडेड हो रहा है, मतलब हर स्टेज पे जितना जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, हम उस वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे। ठीक है? जैसे एक चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे। मान लो वीट है, ये इस तरफ लिखेंगे फाइनल वैल्यू, इसमें से इस तरफ इंटरमीडिएट है और इधर हो गया वैल्यू एडिशन। ठीक? अब मान लो वीट कितने में पड़ा था उसको? 600 रुपए में फाइनल। हम ये मान रहे हैं कि वीट को उगाने में किसान ने 1 भी रुपया का खर्चा नहीं हुआ, हवा में इसने सब चीजें करी, कोई मंत्र पड़ा और सीधा का सीधा वीट निकल गया। तो उसका इंटरमीडिएट गुड कुछ नहीं। तो वैल्यू एडिशन कितने का हुआ इसमें? किसान ने केवल 600 रुपए का वैल्यू एडिशन। फिर फ्लोर वाले के पास चला गया, आटा मिल वाले के पास चला। मिल वाले ने क्या करा? मिल वाले ने इसको कितने में बेचा? 800 रुपए में बेच दिया। लेकिन क्या है, उसको ये 800 वाला कितने में पड़ा था? उसको 600 में पड़ा था। मतलब उसने वैल्यू एडिशन कितने का किया? इसने केवल 200 का ही तो वैल्यू एडिशन किया ना। मतलब उसका भले उसने 800 में इसको बेचा, लेकिन उसको मिला तो 600 में था। उसने
इसने केवल 200 रुपए का ही तो इसमें वैल्यू ऐड करके बेच दिया, तो वैल्यू एडिशन कितना निकला 200। फिर फर्दर ब्रेड, ब्रेड वाले ने कितने में बेच दिया इसको, फाइनल वैल्यू 1000 रुपए, लेकिन उसको भी कितने में पड़ा था ये, इंटरमीडिएट वैल्यू कितनी है उसकी 800, 1000 में से 800 दिया तो अगेन वैल्यू एडिशन कितना हुआ 200 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ। आए समझ में, वैल्यू एडिशन कितने का हुआ 200 रुपए का केवल। एंड देन फाइनली जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने कितने में बेचा 1100 रुपए में कंज्यूमर को बेचा। सेल ऑफ ब्रेड जिसको हम बोल सकते हैं, और 1100 रुपए में जब बेचा तो उसको पड़ा कितने का था ये 1000 रुपए का, तो वैल्यू एडिशन कितने का हो गया, वैल्यू एडिशन केवल हो गया 100 रुपए का। तो हम अगर हम इस तरीके से देखें, फाइनल गुड्स कितने थे हमारे 2100 और 3500 रुपए के, इसमें से इंटरमीडिएट गुड्स कितने के हो गए 2400 रुपए के, और 3500 में से जब 2400 माइनस करा तो फाइनल वैल्यू कितनी है, वैल्यू एडिशन कहो या गुड्स की वैल्यू कहो, फाइनल वैल्यू को कितनी है 1100। तो हम क्या करेंगे, जीडीपी कैलकुलेशन में किस वैल्यू को लेंगे, इस 1100 रुपए को लेंगे। आए समझ में, ठीक है। तो ऐसे ही हम पूरे देश में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, मैं बार बार हम बोल रहा हूँ, हम का मतलब है ये जीडीपी कैलकुलेशन कर कौन रहा है, कोई ना कोई तो बॉडी होगी ना जो ये सब कैलकुलेशन कर रही है। तो ये कैलकुलेशन जो हो रहा है, ये सब कैलकुलेशन कर रहा है, ये एक बॉडी है देश में जिसका नाम है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस CSO जो है, ये सब जीडीपी कैलकुलेशन का काम करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट, एक सब डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक मिनिस्ट्री हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी भी जिसको शॉर्टकट में कहते हैं। तो मोस्पी के अंदर एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसका ये काम होता है कि वो सारे जीडीपी के डेटा को कलेक्ट करे, पूरे डेटा को कलेक्ट करे देश भर में से, और उसके हिसाब से हमारा क्या निकाले, जीडीपी को कैलकुलेट करें। तो पहली चीज आप लोग समझे कि वैल्यू एडिशन मेथड में क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन वाले मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी गुड्स का वैल्यू एडिशन हो रहा है, जितना जितना वैल्यू एडिशन हुआ है उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक। अब अगेन आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर जो ये CSO है, ये सारा उसको डेटा मिलता कहाँ से, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो हर दुकान में जाती होगी या उसके ऑफिसर्स हर शॉप में जाते होंगे चेक करने की आपने कितना बनाया बताइए हमें, ऐसा तो नहीं होगा, उन्होंने सेक्टर्स में कुछ बांटा हुआ होगा। तो ऐसे ही CSO ने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हिसाब से पूरी इकोनॉमी को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 8 पार्ट्स में बांटा है। कितने पार्ट्स में बांटा है, 8 पार्ट्स में बांटा है। ये मैं नए कैलकुलेशन के हिसाब से आपको दिखा रहा हूं। तो नेशनल सिस्टम ऑफ अकाउंट 2009 में जो अडॉप्ट किया गया है, ये आपकी बुक में शायद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन करंट अफेयर्स और बाकी सब चीजों के लिहाज से मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय वैल्यू एडिशन वाले मेथड से, कौन से मेथड से, वैल्यू एडिशन वाले मेथड से कैलकुलेट करते समय CSO ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 8 पार्ट्स में बांटा है। अब वो 8 पार्ट कौन कौन से हैं, तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। इसका डेटा कहां से मिलता है CSO को, तो एग्रीकल्चर का डेटा जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन होता है साल भर में, क्रॉप के प्रोडक्शन का डेटा मंडियों से आता है, वहां से मिलता है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से।
फिशरीज का डेटा जो होता है वो फिशरीज डिपार्टमेंट से मिल जाता है, और बाकी जो और चीजें जैसे डेयरी हो गया, कितना प्रोडक्शन डेयरी में हो रहा है, वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट एक होता है मिनिस्ट्री, वहां से डेटा मिल जाता है। तो पहला जो सेक्टर है इकोनॉमी में वो कौन सा है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। जैसे कई तौर पर इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में भी बांट देते हैं, लेकिन सीएसओ ने नए कैलकुलेशन के हिसाब से इनको 8 पार्ट्स में बांटा है। पहला है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। सेकंड इज माइनिंग एंड क्वेरिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, माइनिंग लिखेंगे, माइनिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग में देश भर में जितना भी माइनिंग हो रहा है, वो आयरन ओर का हो रहा हो, तो बाकी किसी भी चीज का, किसी भी मेटल का माइनिंग हो रहा हो, तो माइनिंग कितना हो रहा है उसका डेटा कैलकुलेट करके वो निकालते हैं। थर्ड इज मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड सेक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग। फोर्थ सेक्टर इज इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। नोट कर लो फटाफट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, फोर्थ ये है। फिफ्थ लिखो कंस्ट्रक्शन। देश भर में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि वहां पर भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, एसेट्स बन रहे हैं, गुड्स बन रहे हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, तो कंस्ट्रक्शन। अगला है कंस्ट्रक्शन की बात लिखिए, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। इसका डेटा कहां से मिलता है सीएसओ को? ट्रेड से रिलेटेड डेटा सब कहां से मिल जाएगा? ये सब मिल जाएगा जीएसटी के, जब लोग अपना रिटर्न फाइल करेंगे, तो जीएसटी रिटर्न करते समय, जीएसटी का रिटर्न फाइल करते समय ये सब डेटा उनके पास आ जाएगा, तो वहां से ट्रेड का डेटा मिलेगा। जब लिखा आपने ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट का डेटा कहां से मिलता है? ट्रांसपोर्ट का डेटा रेलवे कितना किलोमीटर चला है, वो तो डेटा रेलवे मिनिस्ट्री के पास है, एविएशन मिनिस्ट्री के पास डेटा है, तो वहां से ये सब चीजें मिल रही हैं। सी पोर्ट्स में जो सामान आ रहा है उसके थ्रू ये सब चीजें मिल जा रही है, तो वो डेटा वहां से मिल रहा है। अगला सेक्टर लिखेंगे आप, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। यहाँ सेबी हो गया और जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं उनके थ्रू डेटा सीएसओ कलेक्ट करता है। और लास्ट लिखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें समझा कि आखिर वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेशन हो कैसे रहा है। कैसे कैलकुलेशन हो रहा है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं उसमें जितना भी वैल्यू एडेड हो रहा है, केवल उस वैल्यू एडेड को ऐड कर रहे हैं, उसका सम निकाल रहे हैं। ऐसे देश भर में जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ होगा, चाहे वो किसी गुड्स में हुआ होगा, सर्विसेज में हुआ होगा, उन सब का एडिशन हम करेंगे और लास्ट में जो फिगर निकलेगी फाइनल वैल्यू, उसको हम लोग बोलेंगे हमारा जीडीपी। आया समझ में? तो जितना भी वैल्यू एडिशन होगा, उस वैल्यू एडिशन का जो भी सम टोटल होगा, दैट विल बी आवर जीडीपी। उसको
कैसे निकाल रहे हैं वो अभी हमने सीखा कि वैल्यू एडिशन कैसे निकाल रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर में बांटा हुआ है वो हमने सीख लिया, कौन कैलकुलेट करता है वो हमने पता लगा लिया, कौन करता है कैलकुलेट, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर काम करती है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम लोग प्रिकॉशन। प्रिकॉशंस का मतलब है कि नेशनल इनकम या जीडीपी कैलकुलेट करते समय वैल्यू एडेड मेथड से हमको क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, हमको या मतलब सीएसओ को क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए। तो उसमें पहला लिखेंगे आप imputed rent values of self-occupied imputed rent values of self-occupied houses should be included. imputed जो भी आ रहा है, imputed rent का मतलब क्या है, एक तो होता है कि हम लोग रेंट पे रहते हैं तो उसके लिए रेंट पे करते हैं। इम्प्यूटेड रेंट का मतलब होता है कि हमारा अपना घर है लेकिन हम ये मानते हैं कि इस घर भले हमारे रेंट नहीं देना पड़ रहा है लेकिन उसका कुछ ना कुछ रेंट तो होगा, तो जो हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला जो पोर्शन है उसका भी कुछ ना कुछ रेंट होता है, तो उस रेंट को भी जीडीपी कैलकुलेशन में शामिल किया जाना चाहिए, पहला। दूसरा है सेकेंड पॉइंट लिखो, सेल परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। सेल परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए आपको गाड़ी खरीदनी है, आप ए हैं, आपको गाड़ी खरीदनी है, आप OLX पे गए और आपने किसी बी से गाड़ी खरीद ली 10,000 रुपए में, तो 10,000 बहुत कम है, 1 लाख रुपए में गाड़ी खरीद ली। तो ये जो 1 लाख रुपए का वैल्यू है ये जीडीपी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब कार नहीं बनी होगी और तब उसका सेल हुआ होगा तो उस समय वो वैल्यू कैलकुलेट कर ली गई होगी, सेकेंड हैंड गुड्स का वैल्यू हमको नहीं लेना है। लेकिन अगर इसके लिए मान लो OLX आपसे कुछ परसेंटेज चार्ज करता है, कुछ फीस, कुछ ब्रोकरेज, कुछ कमीशन चार्ज करता है, तो वो इंक्लूड किया जाता है। वो खैर हम इनकम वाले मेथड में करेंगे लेकिन उसको भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के सेल परचेज जो सेकेंड हैंड गुड्स की हो रही हैं वो शामिल नहीं की जा रही हैं। थर्ड लिखेंगे वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, value of production for self consumption, value of production for self consumption are to be counted, are to be counted। सेल्फ कंजप्शन के लिए जो भी हम बना रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा घर है, घर के बैकयार्ड में एक छोटा सा गार्डन है, उस गार्डन में हमने कुछ ऑर्गेनिक क्रॉप्स लगा रखी हैं, या तो वो या किसान जो मान लो है, जो फार्मर है वो जितना भी प्रोडक्शन करता है तो सब तो नहीं बेचता वो मार्केट में, तो सेल्फ कंजप्शन के लिए भी रखता है वो, तो जो भी वो सेल्फ कंजप्शन के लिए रखता है उसको भी जीडीपी में कैलकुलेशन में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो सेल्फ कंजप्शन वाला ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज जो हमें प्रिकॉशन रखना है, वो क्या प्रिकॉशन रखना है, लास्ट पॉइंट जो है डबल काउंटिंग। लास्ट प्रिकॉशन इज आर डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग से मतलब है जो हम अभी कह रहे थे कि डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए।
जो बीट का जो पैसा है 600 वो फ्लोर में दोबारा कैलकुलेट ना हो जाए के लिए इस डबल काउंटिंग के सिस्टम को हमें कम से कम रखना है कि डबल काउंटिंग ना हो, और डबल काउंटिंग ना हो इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए क्या करेंगे, या तो वैल्यू एडिशन लेंगे या फाइनल गुड्स का वैल्यू ले लेंगे, दोनों में से जो हम कुछ भी करें वो करेंगे। लास्ट प्रिकॉशन होता है कि जो फैमिली में हाउसवाइफ या जो आउट ऑफ अफेक्शन काम किया जाता है उसका कोई वैल्यू जीडीपी में ऐड नहीं होता। वैसे कि टोटल जीडीपी के बाद में जो हम पढ़ेंगे इसके कौन सी डीमेरिट्स जो है वहां पर आएगा, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जो हाउसवाइफ्स होती हैं तो घर में काम करते हैं, आउट ऑफ अफेक्शन लव एंड अफेक्शन जो काम होता है वो वैल्यू रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये जीडीपी कैलकुलेशन का एक डीमेरिट है, या इसी वजह से इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। लोग क्रिटिसाइज करते हैं जीडीपी को कि इसमें इतना बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है, मदर का कंट्रीब्यूशन, हाउसवाइफ का कंट्रीब्यूशन, उसको शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, इसी में पॉल सैमुअल्सन एक इकोनॉमिक्स थे, उनका कोट मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा जीडीपी ऑफ अ कंट्री रिड्यूस्ड इफ यू मैरी योर मेड, कि अगर आप अपनी मेड से शादी कर लेते हैं तो कंट्री का जीडीपी कम हो जाता है। कैसे? क्योंकि जब तक वो आपकी मेड थी आप उसको पे कर रहे थे खाना बनाने के लिए, वो जीडीपी कैलकुलेशन में आ रहा था। लेकिन जैसे ही आपने उससे शादी कर लिया, वो हाउसवाइफ हो गया और उसको पे नहीं कर रहे हैं, तो कंट्री का जीडीपी कम हो गया। ठीक है, तो ये कुछ जीडीपी कैलकुलेशन में हमको प्रिकॉशंस रखने हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, अब ध्यान दो जरा, टाइमर होने वाला है, उससे पहले इसको समझ लो। हमने अभी तक क्या कहा कि हमको वैल्यू एडिशन में फाइनल ब्रेड की लिए जो कंज्यूमर पे कर रहा है 1100 रुपए, वो वैल्यू चाहिए। अब जो कंज्यूमर पे कर रहा है वो कैसा है, वो कौन सा वैल्यू है, वो फाइनल वैल्यू है, या फाइनल वैल्यू में हम कहें कि वो मार्केट प्राइस पे वो वैल्यू है। वो बेसिक प्राइस पे या फैक्टर प्राइस पे नहीं है, वो मार्केट प्राइस पे है। तो उन सब को कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू एडिशन मेथड से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, अगर हम कहें कि जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होगा, कि जितना भी फाइनल गुड्स हैं उनमें से जब हम वैल्यू एडेड माइनस कर दे रहे हैं, उनमें से सॉरी हम इंटरमीडिएट गुड्स माइनस कर दे रहे हैं, तो वो वैल्यू एडिशन आ जा रहा है। और जो टोटल वैल्यू एडिशन आएगा वो क्या होगा, वो होगा जीडीपी मार्केट प्राइस पे। उससे क्या निकलेगा, जीडीपी मार्केट प्राइस निकलेगा। इस जीडीपी मार्केट प्राइस में से अगर हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो क्या निकलेगा हमारा, एनडीपी मार्केट प्राइस निकलेगा। इस एनडीपी मार्केट प्राइस में से, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर हम लोग समझ चुके हैं इसलिए जल्दी बता रहा हूं, एनडीपी मार्केट प्राइस में अगर हम क्या कर देंगे, हम ऐड या माइनस जो भी होगा एनएफआईए कर देंगे, तो वो क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस। और अगर फिर एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से हम माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स को और प्लस कर देंगे सब्सिडी को, दैट विल बी आवर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम अपने देश की नेशनल इनकम कहते हैं। और ये नेशनल इनकम जो निकलेगी वो कौन से मेथड से निकलेगी, वो वैल्यू एडेड मेथड से निकलेगी। मतलब जब हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो वैल्यू एडिशन से क्या निकल रहा है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलेगा। अलग अलग मेथड से अलग अलग चीजें निकलेंगी, इनकम मेथड से कुछ और निकलेगा, एक्सपेंडिचर मेथड से कुछ और निकलेगा। तो वैल्यू एडिशन जब आप टोटल वैल्यू एडिशन करोगे तो दैट विल बी जीडीपी मार्केट प्राइस। जीडीपी मार्केट प्राइस में हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हो गया। ये रिकॉर्ड, ठीक है। तो मार्केट प्राइस में से जब हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं, सब्सिडी को ऐड कर देते हैं, तो वो जो निकलता है वो होता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, कुछ कुछ किताबों में इसको
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लिखा रहता है। वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखने का मतलब है कि क्योंकि हमारे देश में सब्सिडी कम होती है और इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से जो नेट फिगर आता है वो हमेशा इनडायरेक्ट टैक्सेस का ही आता है, उसकी वजह से वो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस उसको लिखा हुआ रहता है। वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो मतलब एक ही है। उसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो वो यही निकलेगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी इक्वल्स टू एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो टाइम खत्म होने वाला है क्लास का। आज वाली क्लास में हम लोगों ने समझा कि वैल्यू एडेड मेथड से हम लोग कैसे जीडीपी कैलकुलेशन करते हैं। कल हम लोग इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को समझने का काम करेंगे कल वाली क्लास में। ठीक है, जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे या तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में फॉर्म मुझे फॉरवर्ड कर देना या वैसे कुछ मेल वगैरह करके पूछ लेना। ठीक है, ये क्लासेस रिकॉर्डेड है, ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी कुछ देर में। तो जिनका नेटवर्क इशू की वजह से जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वो वहां से इसको एक्सेस कर ले, उसका लिंक मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, मिलते हैं कल फिर। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।